हिमाचल प्रदेशમાં એનડીએસના પ્રચારક જયંતભાઈ, વડોદરા એનડીએસ મકરપુરા સેન્ટર ઇન્ચાર્જ અને સીઈઓ, ટ્વિન એન્જિનિયર્સ મકરપુરા જીઆઈડીસી, ડોક્ટર શંકર હોચંદાની, ફાર્માકોલોજીસ્ટ ડોક્ટર અને વડોદરાનું ખૂબ સન્માનિત નામ છે બિપિનભાઈ અમીન, વાપીના ઉદ્યોગપતિ છે, રાજુભાઈ સરવૈયા મુંબઈથી એનડીએસ અનુયાયી છે, દિનેશભાઈ પટેલ બિઝનેસમેન અને એનડીએસ યોગ કેન્દ્ર શાહીબાગ અમદાવાદથી આવ્યા છે, કાલુભાઈ સ્વદર્શન સાધના કેન્દ્ર સુરતથી આવ્યા છે, સુનિલભાઈ સિનિયર યોગ કોચ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ વડોદરા નવી ભોજન પ્રથા વડોદરાના કેન્દ્ર સંચાલક છે. તમામ મહેમાનોનું અમે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना उस रब का शुक्र. और जो सामने मेरे बैठे दिव्य आत्माएं हैं उन सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज मैं अपने असली रिश्तेदारों के बीच में आ गया हूँ. क्योंकि असली रिश्तेदार तो वो होता है जिसके साथ हमारा मन, आत्मा और शरीर की जो कम वाइब्रेशन है वो मेल खाते हैं. तो आप हमारे सारे वास्तविक मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और मैं ऐसा लगता है कि मैं मायके में आ गया हूँ आज, क्योंकि दिल्ली मुझे ससुराल लगता है, वहाँ तो काम करना पड़ता है. तो जैसे बेटी मायके आती वैसे आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अब तक जो भारत की जो कहानी में नज़र आ रहा है कि ये सारे जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं वो सारे गुजरात की धरती पर ही पैदा होते हैं. अब गांधी जी से ले लो कि मोदी जी तक पहुंच जाओ, सारे के सारे यहाँ मैक्सिमम मैंने देखा है कि क्रांति तो गुजरात से ही आती है. ये एक बड़ी अनोखी बात है. तो मैं अगली बार भगवान पूछेंगे कि बेटा कहाँ पैदा करूँ तो बोलूँगा गुजरात में कर देना, ताकि हो सकता है मैं भी चौहान साहब की तरह थोड़ा और मैं भी कैसी कुछ क्रांतियाँ दुनिया में ला सकूँ. तो वाकई में, और लकीली मैं गुजरात में स्वराज्य आश्रम बारडोली में यहाँ 2 साल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे गुजरात के प्रति बहुत प्रेम और बहुत मेरा आकर्षण भी है इसके प्रति. तो खैर बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को मैं क्या बातें करूँगा, क्योंकि आप सब लोग जो हैं सारा ज्ञान समझे हुए हैं. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने करीब 40-45 साल पहले डॉक्टर विगमोर आई थे यहाँ पे बॉम्बे में, और उन्होंने 1982 में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था. तो उसके बाद से मुझे रॉ फूड के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी मुझे उनसे मिली. फिर एक डॉक्टर सांवला भुज में थे, उनके यहाँ पर मैंने उनका नर्सिंग होम संभाला और उसके कारण वहाँ पे रॉ फूड से मेरा परिचय हुआ. और मैं स्वयं भी खैर पहले भी रॉ फूड का तो अनुभव कर चुका था. तो उसके बाद में फिर तो खैर रॉ फूड का जो आंदोलन है वो एक प्रकार से मैंने बम्बई में यहाँ 5 साल हॉस्पिटल चलाया और दिल्ली में 15 साल. तो उसमें किचन हमारा फायरलेस किचन था. मेरे किचन में आग नहीं थी. बस जैसे हमारे कालूरा भाई के घर में जाते हैं तो उनके गैस पे लॉक लगा हुआ था, वैसे मेरी भी किचन में कोई फायर का कोई लेन देन नहीं था.
तो इसलिए रॉ फूड के ऊपर बड़ी बड़ी बीमारियों पे बहुत अच्छा उसका अनुभव देखा है। और उसके बाद दिल्ली में जाकर भी हम लोगों ने बहुत इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश भी की। आपको जानकर के खुशी होगी कि राज्यसभा लोकसभा के 400 से ज़्यादा एमपीज को हमने एक अनोखी दावत के नाम से हमने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में, जिसमें सब कुछ टोटली 100% अनकुक्ड दावत थी उसमें। और वो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि आज हम ऐसा खाना सचमुच में खा सकते हैं और हमें मज़ा भी ले सकते हैं। तो उन्होंने उसका आनंद लिया और हमने 400 लोगों को खिला भी दिया और हमने राष्ट्रपति को भी खिलाया। वाजपेयी जी भी हमारे घर पर आकर इसका आनंद ले चुके हैं। और तो इस तरह से हमने कोशिश तो बहुत की है वहाँ पर कि नेचुरल अनकुक्ड फूड जो है लोगों के जीवन में पहुँचे। और सबसे बड़ी बात तो मेरा ये मानना होता है कि आप स्वयं उदाहरण बन जाओ, लोग आपके पीछे अपने आप चल पड़ेंगे। तो इसलिए हमारे अपने परिवार में हमारे अपने बच्चों को हम लोगों ने काफ़ी नेचुरल वे से हमने उनको मतलब जहाँ तक हो सके रखने की कोशिश की है। आपको जानकर के ये भी हैरानी होगी कि जब मैं बॉम्बे में हॉस्पिटल चला रहा था और मुझे जब डिलीवरी का समय आया तो मुझे मालूम था कि मैं बॉम्बे में रहूँगा तो ये डॉक्टर लोग मेरा गला काट देंगे, मेरे मतलब ये काटे बिना सिजेरियन के बिना निकालेंगे नहीं बच्चा। तो मैं ना बारडोली में उस समय पहचान थी, बारडोली चला आया और वहाँ पे सर्वोदय हॉस्पिटल में सिर्फ 300 रुपये में बड़े आराम से नॉर्मल डिलीवरी करवाई। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से कोशिश तो ये रही कि आज के इस ज़माने में अपने आप को बचाकर चलें और जहाँ तक हो सके नेचुरल काम करें। और हमारे बच्चों को हमने कभी आज तक बीमार नहीं पड़ने दिया। मेरा ये मानना है कि बच्चे बीमार होते नहीं हैं, उनको बीमार करने की सुविधाएं पैदा कर दी गई है या माँ बाप पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए हमने बच्चों को कोई भी दुखी होने का, यानी कि उनको सर्दी जुकाम लग जाए, उनको टॉन्सिल सूज जाए, उनको या कोई उनको चेचक हो जाए या बीमारी बुखार आ जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था हमने बच्चों में पैदा नहीं की। क्यों? हमने गाय भैंस का दूध तो कभी जिंदगी में उनको दिखाया ही नहीं। और बचपन से हम उनको 2 साल तक माँ का दूध पिलाते रहे और भरपूर दूध भी आया, क्योंकि हमने उसके लिए ऐसी नेचुरल लाइफ कोशिश की थी जीने की। और उसके बाद में बच्चे बड़े होते गए तो 3-4 जब तक दांत नहीं आए हमने उनको अनाज भी नहीं दिया। तो इसके कारण जो है बच्चे बड़े स्वस्थ रहे, कभी पता ही नहीं चला कि मेरा अभी तक अनुभव ये है, मेरे ग्रैंडसन भी है इस वक्त, तो मैंने ये देखा कि 1 मिनट भी रात को बच्चा रोता नहीं है, सिवाय पेशाब या कोई उसको मूत्र शौच करना हो तो, वरना नहीं तो वो रोता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे रोते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे को रोने के लिए क्या पड़ा है, वो तो हमारे हाथ में है। तो उनको रोना पड़ेगा तो उनको यहाँ तो कुछ चाहिए, जिद करनी तो अलग बात है, वरना नहीं तो मैंने देखा कि बच्चे रात को कभी नहीं रोते, बड़े आराम से रात को सोते सुबह ही उठते हैं। तो इतना आराम मैंने देखा है इस जीवन में, इस सब चीज़ों में। तो और आज यही बस विद्या जो है हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसमें हमारे देखिए हम लोगों ने तो बहुत, जैसे कहते हैं कि एक मिनिमल काम किया है और बहुत ज़्यादा तो हम 100% तो नहीं हम इस पे इतना वर्क कर पाए, लेकिन चौहान साहब ने जो ये एक प्रकार से जोत जगा दी इसकी पूरे भारत में और विश्व भर में, ये अपने आप में बहुत यानी कि अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय मैं क्यों कहता हूँ मालूम है? क्योंकि रॉ फूड खाने वाला जो आदमी है ना, वो इन सारे समाज रूपी शराबियों के बीच में वो एक अजीब सा आदमी लगता है। क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बार मेडिकल मिशन सिस्टर में, मैं केरला में वहाँ पर मैंने वहाँ पर लेक्चर देने गया था पादरियों के बीच में। तो वहाँ हॉस्पिटल में मुझे रुकवाया गया, तो सारे वो कैंटीन में मुझे सुबह वहाँ नाश्ते का समय आया, तो मैंने बोला भाई कोई फल वल है क्या? तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के 1-2 आम लेकर आ गए। और मैं जब वहाँ आम खा रहा था तो सारे मेडिकल डॉक्टर वहाँ बैठकर मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये कोई अजीब बंदर कहाँ से आ गया यहाँ पे। मैं रियल में, यानी कि उनकी जो दृष्टि थी ना वो बड़ी अजीब सी थी मेरे प्रति। तो मुझे लगा कि वास्तव में इन शराबियों के बीच में है ना, एक सामान्य आदमी को जीना बड़ा अजीब सा लगता है। तो खैर वो सारा जीवन हम लोगों ने निकाला। तो आज चौहान जी को, आज इन लोगों का प्रेम, इन लोगों की भक्ति इनके प्रति जो मैं देख रहा हूँ ना, ये कितना बड़ा लोगों के जीवन में इन्होंने रूपांतरण लाया है, ये वास्तव में बहुत बड़ा एक प्रकार से हमारे गुजरात के लिए
ये आप जो है ना एक हमारे लिए एक कोहिनूर है, एक प्रकार से यूँ समझ लें। और मैं ऐसे देखिए अभी मुझे जब कहा गया कि इनके प्रस्तावना थोड़ी लिखे इनकी पुस्तक के लिए, तो मुझे तुरंत सबसे पहले यही ख्याल आया कि जो कृष्ण ने कहा था एक समय में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म का मतलब क्या है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म का मतलब जब नियम की हानि होती है तो उस समय मैं अवतरित होता हूं। तो कृष्ण कोई हर जन्म में थोड़ी कोई बार बार अवतरित होंगे। वो कहते हैं मैंने अपना स्वरूप किसी में डाल दिया है तो मेरे चौहान साहब हमारे कृष्ण हैं, जो लोगों के जीवन में अवतरण करके वो धर्म की फिर से स्थापना करते हैं कि तभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, फिर से धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो मैं तो इनको आज के युग का, मेरे लिए इनको मैं कृष्ण मानता हूँ और इनके हाथों से खूब समाज का कल्याण होता रहे। और हम भी बस इसी जैसे कहते हैं कि बस हमारे शरीर अलग अलग हैं, यूँ समझ लें बस, बाकी नहीं तो देखा जाए तो पानी दोनों का सबका एक जैसा, ये सब सारे भाई साहब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सब अपने अपने, बस हमारा कलर बॉडी का थोड़ा क्या कहते हैं बॉटल का अलग है, तो हम थोड़े अपने कलर में उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। पानी तो वही है सबके भीतर। तो इसीलिए चलिए इस दुनिया को स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं और सबके जीवन में जो है ये घर घर जो है ये आहार की पद्धति जो है ये पहुंचे। और साथ ही साथ में कुछ समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं क्यों रेकी में हूँ, थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने ये देखा कि सामान्य लोगों को अपक्व आहार पे बीमारी में वो लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और बाद में फिर उससे दूर होने लग जाते हैं। तो मैंने रेकी को क्यों पकड़ा, बताना चाहता हूँ कि रेकी एक ऐसा ऊर्जा का विज्ञान है, प्राण ऊर्जा का, जिसमें हमारा शरीर का माध्यम बनाकर हम अपने हाथों से एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। तो मैं पहले उपवास के ऊपर बहुत काम किया मैंने, मतलब 90 डेज, ऐसे 120 डेज, ये सब मेरा बोलते हैं लंबे लंबे उपवास करने का बड़ा अनुभव रहा। तो मैंने देखा कि उपवास क्यों करते थे, क्योंकि जीवनी शक्ति का ह्रास होने से बचाया जाए और जीवनी शक्ति अर्न की जाए, उसके लिए कंजर्व की जाए, उसके लिए उपवास करना था। तो जब रेकी मेरे संपर्क में आई और मुझे पता चला कि ऐसे आदमी में एक नेचुरल गिफ्टेड पावर है कि वो हाथों से प्राण ऊर्जा प्रवाहित करके अपनी शक्ति को ऊर्जावान बना सकता है। और असली चीज क्या है किसी बीमारी में ठीक होने के लिए, कि शरीर को प्राण ऊर्जा प्रबल हो तो शरीर जल्दी रिकवर करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें लड़कर बाहर निकाल सकता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रख सकता है। तो प्राण ऊर्जा का ये जो विद्या थी, हालांकि ये हमारे अथर्ववेद यजुर्वेद में सब में ऑलरेडी इसका वर्णन है कि जिसको स्पर्श चिकित्सा कहा गया। तो आज ये भारतीय हमारी वैदिक परंपरा की ही विद्या है, जिसको आज हम लोग जो है जन जन में इसलिए पहुंचा रहे हैं कि रेकी को मैंने व्हीकल बनाया, क्योंकि ये एनर्जी का साइंस है, वाइब्रेशनल साइंस है। तो मैं उसके कारण मैंने आज 8 लाख लोग अगर मान ले रेकी सीख चुके हैं, तो 8 लाख लोगों के बीच में मैंने ऊर्जा विज्ञान के नाम पर मैंने उनको नेचुरल फूड क्यों ऊर्जावान है और पका हुआ आहार क्यों वो मतलब कम से कम ऊर्जा वाला आहार है, ये मैं आज उनको सिद्ध कर पा रहा हूं। क्योंकि हमारे क्लास में हम एक प्रयोग करते हैं, हम एक एनर्जी मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हम लोगों का ऑरा देखते हैं। तो ऑरा देखते हैं तो मान लीजिए उनका ऑरा 10-12 फीट का है किसी का, तो मैं जैसे उनको मैं एप्पल पकड़ाता हूँ, आम या केला पकड़ाता हूँ, उसका ऑरा सीधा 30-40 फीट का हो जाता है। यानी कि अभी खाया नहीं है, खाली उन्होंने पकड़ा है तो इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मैं लोगों को है ना ऐसे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता हूं कि देखो तुमने खाली पकड़ा है तो तुम्हारी इतनी एनर्जी बढ़ती है भाई। तो अब तुम समझ सकते हो कि इस आहार में कितना मतलब एक प्रकार से जान है इसके अंदर। और उसके बाद जब मैं उनको ब्रेड पकड़ाता हूं, उनको मैं कोको कोला पकड़ाता हूं ना, कोको कोला पकड़ते ही उनका ऑरा अगर 12-15 फीट का था, सीधा 3-4 फीट का हो जाता है। ब्रेड पकड़ाते ही 4-5 फीट का हो जाता है। बिस्किट पकड़ाता हूँ और डाउन हो जाता है। तो मैं लोगों को है ना साइंटिफिकली मैं इस आहार की जो वैल्यू है वो मैं उनको देखकर उनको जो है बताने की कोशिश करता हूँ। और साथ में मेरे पास एक ऑरा स्कैनर है फोटोग्राफ लेने के लिए। तो मैं उनको फोटोग्राफ करके बताता हूँ कि देखो
एक एप्पल थी, एक टमाटर था, कोई भी था, उसको हमने फोटोग्राफ लिया तो उसकी इतनी प्रबल ऊर्जा आई। लेकिन जैसे ही मैंने उसको सिर्फ 15 मिनट कुक किया, ज्यादा नहीं, उसके बाद उसकी एनर्जी सीधी 10% हो गई, बस सिर्फ। यानी कि मैं लोगों को कहता हूं कि कुकिंग करते ही इमीडिएटली प्राण ऊर्जा का ह्रास यानी कि नाश हो जाता है, और फिर हम वो कमजोर प्राण ऊर्जा वाला आहार, थोड़ी ऊर्जा 10% होती है, लेकिन वो प्राण विहीन आहार हम लोग जो है फिर ले रहे होते हैं। तो मुझे ना लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं होती है कि व्हाई यू शुड गो फॉर नेचुरल रॉ फूड। मैं उनको कहता हूं ये देखो प्रत्यक्ष साक्षात वैज्ञानिक प्रमाण है कि भाई कि आप प्राणवान आहार खाओगे तो शरीर प्राण ऊर्जा से चलता है वास्तव में। तो इस तरह से रेकी में आने का पर्पज यही था कि रेकी को व्हीकल बनाकर मैंने लोगों को, जितने मेरे विद्यार्थी हैं आज वो रॉ फूड के समर्थक हैं, उनको पालन करते हैं, और रॉ फूड जो है उनके जीवन में पहुंच गया इस तरह से। तो मैंने ना इन्होंने तो डायरेक्टली सीधा लोगों को पहुंचा दिया, मैंने इनडायरेक्टली लोगों को किसी का माध्यम बनाकर मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, यूं समझ लें। तो इसीलिए आज ये आहार जो है हम जो ले रहे हैं, इसका एक शारीरिक स्तर पर हमें लाभ मिल रहा है, ध्यान रखना, और आत्मिक स्तर पर देखिए अभी हमारे शरीर में 7 एनर्जी बॉडी है, जिसके अंदर पहली एनर्जी बॉडी है फिजिकल बॉडी। तो हमारा आहार जाकर डेफिनेटली प्राण ऊर्जा हमारे फिजिकल बॉडी पे काम तो कर रहा है, लेकिन हमारे 6 और शरीर बाकी हैं, भी ध्यान रखना। तो इसीलिए, और इसके जो कारण, हमारे कारण जो है ना पता नहीं किस शरीर में, मेंटल बॉडी में, के इमोशनल बॉडी में, के साइकिक बॉडी में है, कि कोई और कई शरीर में होते हैं। तो बीमारियां ठीक करने के लिए मैंने ये अनुभव किया कि हर स्तर पे हमें काम करना पड़ता है। कारण सिर्फ हर जगह पे सिर्फ खान पान ही काम नहीं होता। हमने देखा कि माइंड सबसे बड़ी चीज है। मैं ये देखता हूं कि इफ यू आर हील्ड फ्रॉम हियर तो देन यू आर हील्ड फ्रॉम योर बॉडी। अब जब तक यहां तुम्हारे चेतना नहीं आती ना, चेंज नहीं आता ना, तुम्हारे बॉडी में कोई कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे पास कोई जो मरीज आता है ना, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि भाई आज तू एक्सरसाइज नहीं करता, आज तू खाना ढंग से चॉइस नहीं करता, तू मतलब तुझे दवाई खाने का शौक आता है, तो इसका मतलब है कि तेरे अंदर एक बिलीफ है, एक वो बिलीफ सिस्टम जो बन गया ना कि बीमार है तो दवा तो खाना पड़ेगा ना, बीमार है तो नहीं ये तो पका हुआ तो थोड़ा खाना ही पड़ता ना, दुनिया में आए। सो ये सब जो आपके बिलीफ बन गए बचपन से, मैंने कहा कि हमने तुझे समझा तो दिया और तू समझ भी गया, लेकिन तू घर जाके ज्यादा देर तक कर नहीं पाएगा। क्यों? तेरे यहाँ पे परिवर्तन नहीं आ रहा है, तेरे बिलीफ पे परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा जब तक तुम्हारे अंदर एक कोर बिलीफ में ये परिवर्तन नहीं आएगा कि मुझे मेरे शरीर को सही आहार देना है और मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे ध्यान करना है, तब तक तो है ना ऊपरी टेम्परेरी जब तक बीमार है तू करेगा, बाद में शायद नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा यू चेंज फ्रॉम हियर। और कारण जो है सिर्फ ध्यान रखना शरीर पे, खान पान पे नहीं है, हमारा मन, दुनिया। मैं मन को सबसे प्राइमरी रखता हूं। क्यों? क्रिएटर तो ये है वास्तव में। तो माइंड इज द प्राइमरी एंड फूड इज द सेकेंडरी। तो इसी, और उसके बाद फिर और भी जो बहुत सारे कारण होते हैं ना, जिसको हम शायद नहीं ध्यान दे पाते हैं। देखिए लाइफस्टाइल तो है, साथ साथ में एनवायरमेंटल एनर्जी। याद रखना आप किस तरह के वातावरण में आप रहते हैं, उसमें कई तरह की नेगेटिव चीजें हैं, चाहे वास्तु हो, के चाहे रेडिएशन हो, के चाहे जियोपैथिक स्ट्रेस हो। ऐसे ये भी, क्योंकि मेरे कई कैंसर के मरीजों को मैंने उनके जियोपैथिक स्ट्रेस वाले घर से उनको बाहर निकालकर, मैंने उनको बाहर किसी आश्रम में भेजकर उनको मैंने ठीक किया है, क्योंकि उस घर में वो ठीक ही नहीं हो सकते थे। तो कई बार क्या होता है, एनवायरमेंटल एनर्जी है ना, हमारे शरीर को बहुत जीवनी शक्ति का ह्रास कर रही होती है। और एक और कारण जो है 10% सिर्फ, 90% नहीं, वो है हमारा पूर्व जन्म से हमारा कार्मिक कनेक्शंस। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि पूर्व जन्म के कई बर्थ मार्क्स होते हैं उनके अंदर जो दिक्कतें होती हैं, उनकी बीमारियों की जड़ें वहां पे होती है, तो 10% वहां से भी होती है। तो मेरा अल्टीमेट पर्पस था कि आप बीमारी तो परछाई है, अब परछाई पे काम मत करो, अब रूट कॉज पे काम करो। बस अब कॉज निकाल दो, परछाई गायब हो जाएगी। तो इसलिए मैं यूं कहता हूं कि नेवर फाइट विद द डिजीज, यू क्योर द कॉज, डिजीज विल बी क्योर्ड ऑटोमेटिकली। मैंने कैंसर पे एक ही सिद्धांत पे काम किया कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। तो मैं क्यों कैंसर से फाइट करूं भैया? मैं बॉडी को हेल्दी बनाने की कोशिश करूंगा ना।
तो आज यही हेल्दी बनाने का जो प्रयास आप सब लोगों के साथ चल रहा है, उसके कारण आज आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत सबको, सब सज्जनों को बधाई देता हूं, और चौहान साहब को खास तौर पर कि आपकी ये ज्योति ये सदियों तक जो है हमेशा चलती रहे, और हम भी बस आपके साथ हैं आपके इस पूरे अभियान में। हम भी बस अलग अलग बस स्तर पे लगे हुए हैं। और तो इस तरह से दोस्तों कहने के लिए देखिए सब आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा। तो मैं अब समाप्त करना चाहूँगा कुछ एक दो शेर बताते हुए कि अपना ही आहार देता स्वास्थ्य का सच्चा फायदा, पराया आहार रोगी करता कुदरत का सीधा कायदा। ईश्वर ने एक बार भगवान रास्ते में मिल गए, और मुझे तो मैंने उनसे सोचा भगवान से भी पूछ लेता हूं कि भगवान आपने भी कभी कोई गलती किया? तो मैं तो उसके ऊपर एक शेर लिखा कि पूछ बैठा है प्रभु क्या हुई तुमसे भूल कभी? पूछ बैठा है प्रभु क्या हुई तुमसे भूल कभी? खूब दुख से भर के बोले हुआ मुझे एहसास अभी, खूब दुख से भर के बोले हुआ मुझे एहसास अभी, कि मेरे कृति की इस तरह उड़ाएंगे मजाक सभी। मेरे कृति यानी कि ये फल, ये आहार, ये प्रकृति, ये धरती, मेरे प्रकृति की इस तरह उड़ाएंगे मजाक सभी, भूल कर भी नहीं रचूंगा धरती पर मानो कभी। तो इसलिए भाई भगवान को शर्मिंदा मत करो प्लीज। चलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबको नमस्कार मेरा।